Hello everyone, welcome to Sri Ram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkad. I hope you all are doing well, things are fine at your place. With this, let's begin with today's session where we'll cover these articles that you can see in front of you. मैं आपको एक ब्रीफ दे देती हूँ कि आज हम क्या कवर करेंगे, एक इंडेक्स, so that you have an idea in your mind and you stay connected till the end. इस सेशन में हम बात करेंगे पहले तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के बारे में. अगर आप इन सेशंस के साथ रेगुलर हो तो मैंने बहुत बार मतलब कल परसों ये कॉन्टिन्यूसली अभी 2-3 दिनों से पावर सेक्टर को लेके बहुत बात हो रही है, राइट? तब भी हमने डिस्कस किया है इन वन पॉइंट और द अदर कि वैसे हम कोल पे ज़्यादा ऑब्वियसली डिपेंडेंट हैं. इस टाइम पे हमारा प्राइमरी सोर्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी कोल है, लेकिन बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन, और हमने ये भी बात करी है कि जो डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी की और जो सप्लाई है उसमें बहुत गैप है क्योंकि पॉपुलेशन भी ज़्यादा है. हमने ये भी देखा कि अभी नई इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस भी कईयों को नहीं मिले थे. देयर वर वेरियस पॉइंट्स और नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमने कवर करे हैं. एंड रिपीटेडली आई हैव सेड कि देखो ऐसा है कि ऑब्वियसली कोल से पोल्यूशन होता है और ये सब चीज़ें, लेकिन जो हम ट्रांजिशन कर रहे हैं वो एक स्मूथ ट्रांजिशन हो रहा है टुवर्ड्स रिन्यूएबल सेक्टर. ऐसा नहीं है कि एक दिन में हम कहें कि रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट कर जाओ, कोल से रिलेटेड सब बंद कर दो, राइट? वो नहीं हो सकता. देयर आर वेरियस इश्यूज इन इट ऑल्सो, चाहे वो आपकी डिपेंडेंसी हो, चाहे वो फॉर दैट मैटर कि ऐसे स्किल्स भी रिक्वायर्ड है कि वर्कर जो वहाँ काम करते हैं. देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स. तो कहने की बात यह है कि इंडिया जो है इस टाइम पे कोल पे डिपेंडेंट है, लेकिन जो हमारा एनर्जी ट्रांजिशन है दैट इज क्वाइट स्मूथ एंड वी आर वर्किंग टुवर्ड्स अचीविंग दोज गोल्स. तो हम आज यहाँ पर बात करेंगे एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की. ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी यू कैन कोट, और साथ ही साथ हम इससे एसोसिएटेड बाकी जो कंट्रीज हैं, राइट, उनके वहाँ क्या चल रहा है, वो किस रैंकिंग पर हैं, वो भी देखेंगे. साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार अवार्ड्स कैटेगरी में आता है. जीएस पेपर 1 से लिंक कर सकते हो और साथ ही साथ अपने प्रीलिम्स के सेक्टर से, डोमेन से लेके जा सकते हो इसको. नेक्स्ट इज कृषि सखी कन्वर्जेंस प्रोग्राम. ये जो प्रोग्राम है ये आपके जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन से लिंक करता है, ठीक है? एग्रीकल्चर डोमेन से भी इसको आप कनेक्ट कर सकते हो. नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी रही है. इसका हिस्टोरिकल जो एस्पेक्ट है वो काफ़ी है और हम इसके बारे में भी बात करेंगे आज. लास्टली विल डिस्कस अबाउट घग्गर रिवर, कहाँ से बहती है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इसके ट्रिब्यूटरीज हैं, व्हाई इट इज़ इन न्यूज़. सो ये सारे आप पॉइंट्स, आर्टिकल्स आज के सेशन में होंगे. सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दीज लेक्चर्स. You can share it with your friends also. Let others know about it. Comment section में the way you are giving so much of love and your feedback through, बहुत अच्छा लग रहा है देखकर that you are liking these lectures. Thank you so much for that. And yeah, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें so that you get the notification whenever a video gets published. ठीक है जी, शुरू करें. एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, पहली बात तो कौन रिलीज करता है? इट इज़ रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है? तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रिलीज होता है बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. इंपॉर्टेंट है. इंडिया की रैंक क्या है? 63rd, ठीक है? तो इंडिया हैज बीन रैंक 63rd ऑन ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स दैट इज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. सो इट इज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. It was developed with the aim to comprehensively monitor the global energy transition. जिस तरीके से एनर्जी ट्रांजिशन कंट्रीज कर रही हैं उसको मॉनिटर करना, राइट? तो ये ही इसका मकसद है. It measures the transition and the heart of the index is an analytic framework that measures the transition towards energy system that supports sustainability, security and access. बात आ रही है समझ में? सिंपल है, नो रॉकेट साइंस. तो यहाँ पर ये जो इंडेक्स है, इट इज़ अ टूल दैट इज क्रिएटेड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम टू ट्रैक, टू असेस
कितनी हाउ वेल अ कंट्रीज आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स एनर्जी सिस्टम दैट आर सस्टेनेबल, सिक्योर, एक्सेसिबल। ठीक है जी। तो अब एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के पॉइंट्स देख लेते हैं। इसकी टॉप परफॉर्मेंस में बात करें तो यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो लीड कर रही हैं। स्वीडन केम ऑन द टॉप, फिर डेनमार्क, फिर फिनलैंड, फिर स्विट्जरलैंड और फिर फ्रांस। कंट्रीज लाइक ब्राजील और चाइना, उन्होंने भी एक अच्छी प्रोग्रेस दिखाई है इन द एनर्जी ट्रांजिशन। लेकिन वो कह रहे हैं कि डिस्पाइट दिस प्रोग्रेस 83% ऑफ द कंट्रीज जो हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर आप देखें, सो दे हैव मूव्ड बैकवर्ड्स किसी ना किसी एक जो है ना आपके जो एनर्जी सिस्टम परफॉर्मेंस डायमेंशंस हैं, जो सिक्योरिटी, इक्विटी और सस्टेनेबिलिटी की बात करी है, इसमें से किसी ना किसी एक डायमेंशन पे वो पीछे की ओर आए हैं। उनकी परफॉर्मेंस जो है दे हैव रिग्रेस्ड, यू कैन से डिक्लाइंड। ठीक है, तो 83% ऑफ द कंट्रीज इन वन एस्पेक्ट और द अदर, चाहे वो सिक्योरिटी हो, सस्टेनेबिलिटी हो, इन दीज 3 पैरामीटर्स। इंडिया की रैंक 2024 के इंडेक्स में है 63rd। ठीक है, ये कह रहे हैं कि एनर्जी ट्रांजिशन जो प्रोग्रेस कंट्रीज कर रही हैं, the difference in this energy transition progress between the rich and the developing countries वो कम हो रहा है। कि रिच कंट्रीज की ट्रांजिशन और जो डेवलपिंग कंट्रीज की ट्रांजिशन है, वो जो डिफरेंस है डेवलप्ड कंट्रीज या रिच कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज में, दैट इज गेटिंग स्मॉल। बट हालांकि हाँ, देर आर स्टिल डिफरेंसेस कि हाउ मच दे इन्वेस्ट, और वहाँ के रेगुलेशंस में अभी भी डिफरेंसेस हैं। आउट ऑफ 120 कंट्रीज, 120 कंट्रीज में से 107 कंट्रीज हैं जिन्होंने इन द पास्ट डेकेड परफॉर्मेंस दे हैव मेड प्रोग्रेस इन दैट। लेकिन जो ओवरऑल स्पीड है ऑफ दिस प्रोग्रेस वो स्लो है इन मैनेजिंग ऑल द पार्ट्स ऑफ दिस ट्रांजिशन, चाहे वो सिक्योरिटी हो, चाहे वो हमने बात करी सस्टेनेबिलिटी हो, इक्विटी हो, तो इट इज स्टिल टफ। India has made a significant improvement in its clean energy infrastructure. Renewable energy and biomass, they make up 42% of power generation capacity. So it makes India the 4th largest market for renewable energy globally. 4th largest. ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट आर्टिकल। बात करते हैं साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार की। एक 26 साल का ओल्ड राइटर जिनका नाम है रमेश कार्तिक, who comes from a tribal area of Vivek Nagar in district Nizamabad, has been awarded Sahitya Akademi Yuva Puraskar for Telugu literature. Nizamabad district से 26-year-old writer रमेश कार्तिक नायक awarded Sahitya Akademi Yuva Puraskar for Telugu for their outstanding, for बेसिकली अवार्ड दिया जाता है उन यंग ऑथर्स को जिन्होंने लिटरेचर में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया हो। 2011 में ये अवार्ड शुरू हुए थे। हर साल ये अवार्ड दिए जाते हैं। इट इज प्रेजेंटेड एनुअली टू बेस्ट लिटरेरी क्रिएशंस बाय द यंग राइटर्स ऑफ एज 35 और बिलो, 35 या 35 साल से कम। ये अवार्ड कवर करते हैं ऑल दी 24 रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस। तो जो यंग ऑनर्स हैं, पर्पस इसी अवार्ड का यही है, टू ऑनर दोज यंग राइटर्स फॉर देयर ओरिजिनल क्रिएटिव वर्क। तो पब्लिशर्स एंड राइटर्स दे कैन नॉमिनेट देमसेल्व्स फॉर द वर्क for this particular award. So it is the only Akademi award that is open for nominations by publishers and self nomination by the writer. तो जो जीतता है इस अवार्ड में क्या दिया जाता है? प्लेक, शॉल, साइटेशन और एक कैश प्राइज होता है 50,000 का। पॉस्ट्यूमसली दिए जाते हैं? नहीं दिए जाते। पॉस्ट्यूमस पब्लिकेशन जो है इट इज नॉट एलिजिबल फॉर द अवार्ड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट साहित्य अकादमी। 1954 में इट वॉज फॉर्मली इनॉग्रेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इट इज इंडियाज नेशनल अकेडमी of letters and is the main organization for publication, for literary discussions, for promoting literature. So it is a central institution for literary dialogue, for publication, for promotion in the country.
और ये ओनली इंस्टीट्यूट है दैट अंडरटेक्स लिटरेरी एक्टिविटीज इन ऑल 24 इंडियन लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग इंग्लिश. ऑल्दो ये गवर्नमेंट ने सेटअप किया था, बट इट फंक्शंस एज एन ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन. ये रजिस्टर्ड है एज अ सोसाइटी अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860. ठीक है. प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ग्रांटेड सर्टिफिकेट्स किसको? टू ओवर 30,000 women from self-help groups. They have granted certificate to these 30,000 women as कृषि सखी अंडर कृषि सखी कन्वर्जेंस प्रोग्राम. ये आपके कोई भी ऐसा आर्टिकल जो विमेन ओरिएंटेड होता है उसमें भी आप कोट कर सकते हो इसको, क्योंकि ये विमेन एम्पावरमेंट को भी लिंक करता है. दिस प्रोग्राम एम्स टू एम्पावर विमेन इन एग्रीकल्चर बाय प्रोवाइडिंग देम विद दोज नेसेसरी स्किल्स, नॉलेज टू सपोर्ट फार्मिंग प्रैक्टिसेस, टू इम्प्रूव द फार्मिंग प्रैक्टिसेस इन देयर कम्युनिटीज. कृषि सखी लगा लो एग्रीकल्चरल फ्रेंड्स. ठीक है. कृषि सखी कन्वर्जेंस प्रोग्राम जो है ये डिजाइन किया गया टू इम्प्रूव रूरल इंडिया. कैसे? बाय एम्पावरिंग रूरल विमेन एज कृषि सखी. It achieves this by providing them with training and a certification to become para extension workers, जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंदर असिस्ट करे. और जो हमारा लखपति दीदी प्रोग्राम है ये सर्टिफिकेशन ऑल्सो सपोर्ट दैट गोल, जिसका मकसद है विमेन की इनकम को इंक्रीज करना. तो इट एम्स टू ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया थ्रू एम्पावरमेंट ऑफ रूरल विमेन एज कृषि सखी. लखपति दीदी के प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स के साथ भी अलाइन होता है. सो यहां पर जो कृषि सखीज हैं उन्हें ट्रेन किया जाता है ऑन वेरियस सर्विसेज. कौन कौन सी हैं ये आपके सामने. 8 एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस, मतलब टेक्निकल टीचिंग मेथड्स हो गए, फ्रॉम प्रिपेयरिंग द लैंड टू हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स. फार्मर field schools helping farmers learn through hands-on sessions. Seed banks, establishment, their management of seed storage facilities. Soil health and conservation, learning ways to keep soil healthy, है ना, retain the moisture. Integrated farming system, using a mix of farming techniques ताकि you have that better sustainability. Livestock management, बेसिक केयर फॉर एनिमल्स को यू लर्न दैट ऑन द फार्म. बायो इनपुट्स, मेकिंग यूजिंग दोज नेचुरल फर्टिलाइजर, सेटिंग अप बायो इनपुट शॉप्स, ये सब आता है इसके अंदर. कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि ऐसी स्किल्स डेवलप करना दैट अवेयर सो दैट यू कैन इफेक्टिवली टॉक एंड हेल्प द फार्मर्स, राइट, विद फार्मर्स. सो ये कुछ सर्विसेज हैं इसके अंदर जो इंक्लूड की जाती हैं. नाउ दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम इज करंटली providing refresher training to its member, undergoing refresher training, जिसपे स्पेशल फोकस है on natural farming and soil health card initiative. So training is being conducted through agencies that are associated with National Rural Livelihood Mission in coordination with National Institute of Agricultural Extension मैनेजमेंट. इनिशियल फेज में ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ है अक्रॉस 12 सिटीज. फर्स्ट फेज में गुजरात, तमिलनाडु, यूपी, एमपी, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, झारखंड, एपी एंड मेघालय, आंध्र प्रदेश. तो ओवरऑल मकसद पता चल गया. टू एम्पावर द कृषि सखीज, वुमेन एग्रीकल्चर वर्कर्स with updated knowledge, with updated skills in the natural farming techniques and the use of those soil health cards. उनकी इफेक्टिवनेस को आप एनहांस कर रहे हो, right? In supporting those agriculture practices at the grassroots level. ठीक है. नालंदा यूनिवर्सिटी, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी will officially open and commence the operations of the new campus of Nalanda University that is located near the ancient ruins of original Nalanda University in Rajgir. इसका जैसे कि मैंने आपको बताया हिस्टोरिकल एस्पेक्ट बहुत है. बात करते हैं. नालंदा यूनिवर्सिटी ओल्डेस्ट नोन यूनिवर्सिटी रही है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में. बिहार में ये एस्टैब्लिश हुई थी
around the early 5th century by Kumaragupta of Gupta dynasty. It was founded by. ये यूनिवर्सिटी it flourished, it thrived for about 600 years, 600 साल तक, until 12th century. During the rule of Harshvardhan and later under the Pala kings, Nalanda एक renowned यूनिवर्सिटी बन गई and it attracted scholars, students from various parts of Asia. मतलब popularity at its peak आप लगा लीजिए. It was a center of learning. सिर्फ not just a place for learning, cultural hub, एक intellectual hub, right? That influenced Indian civilization, had a great impact on the development of Indian civilization. Primarily it was a monastery जहाँ पर monks, nuns, they lived, they studied, they focused on teaching various Buddhist philosophies. It used to teach all those major philosophies. बच्चे आज आप लोग बाहर जाते हैं ना, बच्चे बाहर से पहले यहाँ आते थे from far flung regions, China, Korea, Japan, श्रीलंका, मंगोलिया, तिब्बत, साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पढ़ने आते थे. मतलब एक इंटरनेशनल रेपुटेशन है. These students were adhered to strict rules, daily meditation होना, study sessions होना, disciplined, scholarly environment था. क्या सब्जेक्ट्स थे? वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स. आयुर्वेदा, रिलीजन, बुद्धिज्म, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, ग्रामर, इंडियन फिलोसफी, सब पढ़ाया जाता था. जैसे कि मैं बता रही हूँ 12th सेंचुरी तक इट वॉज अ सेंटर ऑफ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी until it was destroyed in the 12th century in 1193 by the Turkish ruler Kutubuddin Aybak's general Bakhtiyar Khilji. So it was a vibrant center of intellectual activity until it was destroyed by Bakhtiyar Khilji. After being lost for 6 centuries, Nalanda was rediscovered in 1812 by Scottish surveyor Francis Buchanan Hamilton, and later it was identified as an ancient university by Sir Alexander Cunningham in 1861. Chinese monk हैं Xuanzang offered invaluable insights into the academic and architectural grandeur of this ancient Nalanda. Basically, ये नाम आपको कुछ कुछ याद रखने रहेंगे, जैसे स्कॉटिश सर्वेयर का नाम, किन्होंने कंफर्म किया अबाउट दिस एंशिएंट यूनिवर्सिटी 1861 में, चाइनीज मोंग कौन थे जिन्होंने प्रोवाइड किया वैल्यूएबल इंसाइट इनटू द नालंदाज आर्किटेक्चरल एंड एकेडमिक पॉइंट. आज नालंदा इज रिकॉग्नाइज्ड एज यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट दैट इज सिंबलाइजिंग हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस एज वेल एज कल्चरल सिग्निफिकेंस. ठीक है जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी. आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं घग्गर रिवर के बारे में. पंजाब के चीफ मिनिस्टर रिसेंटली विजिटेड फ्लड प्रोन एरियाज अलोंग द घग्गर रिवर टू टेक स्टॉक ऑफ प्रिपरेशंस फॉर डीलिंग विद द फ्लड्स एट द ग्राउंड लेवल अहेड ऑफ मॉनसून. ठीक है, तो क्या आप प्रिपेयर हो फॉर हैंडलिंग द पोटेंशियल फ्लड्स? जैसे जैसे मॉनसून अप्रोच कर रहे हैं तो विजिट किया साइट को. घग्गर रिवर एक सीजनल रिवर है. इट फ्लोज ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन. एक सीजनल रिवर है दैट फ्लोज ओनली ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन. शिवालिक रेंज से ये राइज करती है इन नॉर्थ वेस्टर्न हिमाचल प्रदेश. 320 किलोमीटर तक ये फ्लो करती है थ्रू हरियाणा स्टेट. फिर ये मिल जाती है टू रिवर सरस्वती. थार डेजर्ट में इट इवेंचुअली ड्राइज अप इन राजस्थान. सीजनल नदी है. ये फीड करती है 2 इरिगेशन कैनाल्स दैट एक्सटेंड इनटू राजस्थान. The Hakra, which flows in Pakistan, is the continuation of Ghaggar river in India and they are together called Ghaggar Hakra river. आप इसको जैसे भी प्रोनाउंस करें. सीजनल नदी है लेकिन उसके बावजूद भी एक क्रूशियल रोल प्ले करती है इन द रीजन्स इरिगेशन. 2 इरिगेशन कैनाल्स इट फीड्स. इट सपोर्ट्स एग्रीकल्चर एक्टिविटीज. So the Ghaggar river in India and its continuation as the Hakra river in Pakistan, they form Ghaggar Hakra river system. Historically, बहुत historians ये believe करते हैं कि जो Ghaggar river है, it corresponds to ancient Saraswati river. Several historians identify Ghaggar with the Saraswati river.
जो वैदिक टेक्स्ट में मेंशन्ड है. Along its bank, number of settlements of Indus Valley civilization have been discovered. मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि इट वॉज अ सिग्निफिकेंट एरिया ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन एस्टैब्लिश्ड बाय वैदिक आर्यंस. एंशिएंट सेटलमेंट्स ऑन इट्स बैंक इट वॉज बिलीव्ड कि यहाँ हुई हैं. इन द पास्ट सतलुज और यमुना रिवर आर थॉट टू हैव फ्लोड इनटू दिस घगर हकरा रिवर बेड दैट कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स फ्लो ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन. सतलुज और यमुना वंस फ्लोड इनटू दिस रिवर बेड. ट्रिब्यूटरीज इसकी जैसे मार्कंडा रिवर हो गई, कौशल्या रिवर हो गई, टांगरी रिवर हो गई, सरस्वती रिवर हो गई, छौतांग रिवर, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं. ठीक है जी. आप एक बार मैप में घगर रिवर को पढ़ेंगे. पहली बात, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो आज हमने किया है और जो पावर सेक्टर के लेकर हमने 2-3 लेक्चर्स ऑलरेडी कवर किए हैं, उनको लिंक करेंगे और रिवाइज ज़रूर करेंगे साथ ही साथ. तो आज मैं आपको एक फटाफट से एक ग्लिम्प दे देती हूँ. हमने एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के बारे में बात करी, हमने साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के बारे में बात करी. जिन्हें मिला है वो है 26 साल के एक ओल्ड राइटर, नाम है रमेश कार्तिक जी, एंड ही वॉज अवॉर्डेड विद दिस पुरस्कार फॉर तेलुगु लिटरेचर. ठीक है. फिर हमने कृषि सखी कन्वर्जेंस प्रोग्राम के बारे में बात करी, नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बात करी, उसके हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बात करी और घग्गर नदी के बारे में बात करी है. सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, डू रिवाइज इट वंस. इस पर्टिकुलर सेशन के लिए इतना ही. आई मीट यू टुमारो विद अदर आर्टिकल्स ऑल्सो. सो मेक श्योर कि आप साथ साथ अपनी रिवीजन करते रहे, नहीं तो सब भूलते जाओगे. एक साल के करंट अफेयर्स याद करने हैं. सो do revise as much as possible. This is your mentor Arzu Kakkar signing off for today. We'll meet you tomorrow with other articles. Till then, take care, good luck, good wishes, happy learning, all the best. Thank you.